आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे इंटरिम बजट 2024-25 का बाजार पर क्या होने वाला है असर। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपना छठा बजट पेश कर दिया है। हालांकि ये बजट बाजार के मुताबिक माना जा रहा है। आइडियली देखा जाए तो कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन और केपेक्स के हवाले से जो ऐलान हुए हैं उन्हें काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन आप सबके मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि बजट 2024 का ओवरऑल बाजार पर कैसा असर पड़ने वाला है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमी के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली और साथ ही शेयर बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह को। आप दोनों का प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे शरद जी से। शरद जी, जो अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े पेश किए गए उनसे आपको क्या लग रहा है, कैसी तस्वीर उभर कर आ रही है इकोनॉमी की? मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था जिस पोजीशन में आज है एक ऐसी स्टेज पर है जहां से हम जिस विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है 2047 पे अमृत काल का, तो अगर हम उसको पूरी की पूरी फ्लाइट की दिशा लें तो हम अब बिल्कुल टेक ऑफ पॉइंट पे हैं। और सभी जो पैमाने होते हैं अर्थव्यवस्था के, वो सभी पैमाने इस समय बहुत अच्छे हैं। आप कुछ भी उठाइए, आप PMI उठाइए, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उठाइए, एक्सपोर्ट्स उठाइए, GDP की तो हम बात करते ही रहते हैं। इनफैक्ट GDP को इस बार एक नया नाम दिया गया, ग्रोथ डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, एक नया नॉमेनक्लेचर उसको दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है और ऐसे माहौल में मजबूत है जबकि बाकी की दुनिया की जो हालत है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि बड़ा आसान एक पैमाना इसको नापने का है कि बाकी की दुनिया 3% के आसपास पे ग्रो कर रही है। कोई 2.5 बोलता है, कोई 3.25 बोलता है, मैं 3 मान लेता हूँ। और हमारा जो मुल्क है वो इस समय 7 से ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब बाकी की दुनिया से हम दुगने से ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है, और भारत की कोई, आप देखिए होता क्या है कि छोटे मोटे देश होते हैं वो 12-13% GDP पे ग्रो करते रहते हैं, पर उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, उसमें इंडिया को अब गिना जाता है 5वीं सबसे बड़ी है, तीसरी बनने की तरफ है। तो जो इकोनॉमी अगले 2 से 3 साल में तीसरी होने वाली है और अभी जो प्रोजेक्शंस है उसके हिसाब से हम $7 ट्रिलियन 2030 तक पहुंचने लगे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी इकोनॉमी जो इस रफ्तार से बढ़ रही है उसको लेके बाजार भी, इन्वेस्टर्स भी और वहां का आम लोग, आवाम भी, मुझे लग रहा है सबको बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए कि आपको ऐसी एक जगह मिली है रहने के लिए, काम करने के लिए, जो कि तेजी से जिसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इस समय आर्थिक एक माहौल है। और ये माहौल आर्थिक अच्छा और भी हो जाता है सोनिया, इसलिए क्योंकि जब हम बाकी की, जैसा मैंने कहा, जब हम बाकी की दुनिया को देखते हैं और खासकर उस दुनिया को जिसको डेवलप्ड कहा जाता था, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालांकि कागजों पे आज भी वो डेवलप्ड है। हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, मैं कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर अगर हम उनको देखें तो उनके मुकाबले में हमारी जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। और बहुत खुश होने की बात है, मैं समझता हूं आवाम को, जो इंडिया में लोग रहते हैं उनके लिए। जी शरद जी, जैसे मोदी जी जो बात बोलते हैं उसके बाद उसका काफी असर लंबे समय तक छूट जाता है लोगों पर जो सुन रहे हैं। जैसे उन्होंने राम मंदिर के समय भी ये बात बोली कि कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में, आप लोग डरते हैं अगर काम करने से तो कॉन्फिडेंस लाइए। वही कि मतलब रेफरी नहीं बनना है कि गलतियां निकालनी है, आपको गोल दागना है। और इसी के चलते स्टार्टअप्स को अगर हम देखें तो वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब युवाओं के पास कोई सवाल नहीं रह जाएगा कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी सृजन के और बहुत सारे उपाय एक तरह से दिखा दिए हैं मोदी जी ने। जी हाँ, बिल्कुल। जिन 4 सेक्टर्स का अभी रवि ने बात करी उनको हम ज्ञान नाम से जानते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। मैंने उसमें इनफैक्ट एक 5th डायमेंशन भी ऐड किया है बजट को देखते हुए। हालांकि वो प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियां बताई हैं, मेरे लिए ये 4 जातियां हैं, ये जाति उसमें नहीं बताई गई है, पर बजट को देख के मुझे लगा कि, और ये लोगों की शिकायत भी दूर करता है, मैंने उसको ज्ञानम कर दिया। अब ज्ञानम क्या है? GYAN, और उसमें मैंने M लगा दिया। M कौन लगाया है? जो बहुत बड़ी भारत की मिडिल क्लास है।
करीब 45 से 50 करोड़ लोग यहाँ मिडिल क्लास में हैं। और इनकी हर वक्त शिकायत रहती थी कि भाई टैक्स की अमेंडमेंट्स आती हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे लिए तो कुछ नहीं, या तो बहुत अमीर कुछ ले जाते हैं या गरीब जो है किसान अपना धर्रा वरना करके कुछ ले जाते हैं। तो इनकी शिकायत रहती थी हम खाली ड्राइंग रूम में बैठ के दो चार बातें कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को तसल्ली दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है मिडिल क्लास हाउसिंग पे जो इस समय इस बार फोकस किया गया है। और इनकम टैक्स में बजट की हम बात करें, मैं आ रहा हूँ नौकरी वाले पे, कि बजट में ये जो पिछले सालों की डिमांड्स थी इतनी 25,000 की 2009-10 से पहले की, उसके बाद की 10,000 की, बहुत बड़ी सरदर्दी थी लोगों के लिए और 1 करोड़ टैक्स पेयर्स इससे प्रभावित थे। तो मुझे लग रहा है मिडिल क्लास जिनको शिकायत रहती थी कि हमको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमारे ऊपर ध्यान उतना नहीं दिया जाता, मुझे लगता है कुछ हद तक वो दूर होगी। अब बात अगर नौकरियों की करें, देखिए नौकरी को सरकार का काम है, नौकरी देना तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 लाख नौकरी जो खाली थी, पर मुझे लग रहा है सरकार एक एम्प्लॉयर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं और वो लिमिटेड नंबर में, अगर हम 142 करोड़ की आबादी में अगर 10 लाख लोगों को नौकरी भी देनी है तो मैं उसको बहुत छोटा नंबर मानता हूं। सरकार का काम है ऐसा माहौल बनाना जिससे लोगों को नौकरी मिले, ऐसी रिफॉर्म्स करना, ऐसी पॉलिसीज लागू करना जिससे लोगों को नौकरी मिले। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो नौकरी के लिए कदम सरकार ने उठाया, जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है, और इस इंटरिम बजट में भी, इस वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट, इसमें भी सरकार ने बाकी चीजों को उन्होंने समराइज करके बताया। अगर हमें वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी की स्पीच याद है तो पर इसको उन्होंने खास तवज्जो दिया कि 11,11,111 करोड़, ये जो सगन का लिफाफा देते हैं ना, किसी शादी ब्याह में आप जाते हैं तो 11,000, 21,000, 1,100, 500, ये शगुन की तरह से उन्होंने रखा कि ये 11,11,111 करोड़ हम केपेक्स के लिए रखेंगे ही रखेंगे। ये जो केपेक्स है, मैं आज डीडी उर्दू के जो नियमित दर्शक हैं जो हमको देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया भी खर्च करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1 रुपए खर्च किए हुए का 8 से 10 रुपए मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब कैसे होता है, आप मान लीजिए कहीं सड़क बन गई, हाईवे बन गया, और वहां कुछ नहीं था कुछ दिन पहले, तो अब हाईवे के आसपास क्या हुआ कि लोगों ने प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कोई डेवलपर साहब आ गए, उन्होंने अपार्टमेंट बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक मॉल खुल गया, मॉल में दुकानें आ गई, ट्रेडिंग शुरू हो गई, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है सबसे ज्यादा ये नौकरियों को पैदा करेगा। और नौकरियां, ये अब कोई कहे कि जी ये सीधा नौकरियों की बात नहीं कहेगी, तो जैसा मैंने कहा बजट को ये थोड़ा ना कहेगा इस बजट में ऐसा ऐलान किया जाता है कि 5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसा तो आज तक कहीं दुनिया में कहीं ना बजट आया और ना आएगा। पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती। तो मुझे स्टार्टअप्स की तो आपने बात करी कि हम नौकरी देने वाले भी बने, नौकरी करने वाले नहीं बने, पर जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, मुझे लग रहा है जो देश में इस समय प्रोग्रेस चल रही है, ग्रोथ चल रही है। और सोनिया, मेरे से किसी ने सवाल पूछा, एक पुरानी फिल्म आई थी, पुरानी फिल्म का गाना था, किसी ने मेरे से कहा, उसमें गाना था सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब ये गाना कहां फिट होता है? वो कहते हैं साहब अगर जीडीपी बढ़ती है तो बढ़ती रहे, इससे मेरी जेब पे क्या फर्क पड़ता है, क्या मुझे इससे कुछ लाभ होने वाला है? तो साहब मैं बता दूं कि जीडीपी और कुछ नहीं है, आपकी और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उन सबको आप जोड़ दें तो जीडीपी बनती है। तो अगर जीडीपी 7% से बढ़ रही है, या हमारी 2014 में 1.9 ट्रिलियन जीडीपी थी, आज हम बढ़कर 3.25 ट्रिलियन हो गए, तो ये जीडीपी हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों की तो बढ़ी है, पर साथ में हमारी, ये हो सकता है किसी के ऊपर कम असर होता है, किसी के ऊपर ज्यादा असर होता है, किसी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, किसी को, पर कुछ ना कुछ फायदा हर किसी को होता है। जिस इनकम बढ़ने की अभी रवि बात कर रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, किसी की इनकम, ये बात सच है। कुछ लोग कहते हैं, कटाक्ष में कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए कि साहब अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब बहुत, पर गरीब बहुत गरीब नहीं हुआ, अमीर अमीर जरूर हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि गरीब अब बिल्कुल सड़क पे आ गया। 80 करोड़ लोगों को तो अनाज मिल रहा है, खाने के तो पहले लोग बोलते थे खाने के लाले पड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। 81 करोड़ 30 लाख लोगों को 5 किलो अन्न मिल रहा है और मिलता रहेगा आगे। तो मुझे लगता है कि नौकरियों का जो लोग ये कहते हैं, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है, उसके बाद मैं आप आगे बढ़िएगा, कि हमारे यहाँ नौकरियों को मापने का, जैसा अमेरिका में पैमाना, अमेरिका में आप लोग जानते होंगे, अमेरिका में हम रियल टाइम में कितनी नौकरियां चल रही हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, इसको हम रियल टाइम में नाप सकते हैं। हमारे देश में ये अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम नौकरियों को किस तरह, एक ईपीएफओ है वो बता देता है, या कोई सीएमआई जैसे छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आंकड़े दे देते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते।
तो मेरा अनुमान, हम लोग अर्थशास्त्र को बहुत नजदीकी से स्टडी करते हैं, मेरे हिसाब से सोनिया इस समय स्किल्ड क्षेत्र में, मतलब जिन लोगों के पास कौशल है, स्किल है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, बल्कि एक एक स्किल्ड आदमी के पास दो दो तीन तीन नौकरियों की ऑप्शन है। हाँ, जो स्किल्ड नहीं है वहां पर नौकरियों की थोड़ी समस्या है, पर अब नौकरी मेरे हिसाब से बेरोजगारी की दर 3-4% से ज्यादा नहीं है। हालांकि कोई ये सवाल कर सकता है कि आपने कैसे नापा, हम 8% कहते तो वो भी मानना पड़ेगा, पर आप अगर देश में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, उतनी ज्यादा अब नौकरियों की समस्या मुझे नहीं नजर आती है। और ये सरकार की नीतियों के वजह से, कोई सरकार की तारीफ करने की या आलोचना करने की बात नहीं है, जो जमीनी तौर पर हकीकत है वो सामने दिखाई देती। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और ये जो 1 करोड़ से 100 करोड़ वाली बात है, इसी में शायद वो 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है, और वो जो ग्रीन कंपनीज हैं, जो बायो फाउंड्रीज हैं, और जो सोलर रूफ्स हैं, ई बसेस हैं, इन सब की अगर कंपनीज को देखा जाए तो वो भी ऐसे ही ग्रो करेंगे शरद जी? जी हाँ, बिल्कुल। मुझसे जब कोई पूछता है कौन से सेक्टर्स पे बेट किया जाए, तो अभी जो रवि ने सेक्टर्स बताए वो तो मैं नाम लेता ही हूँ। एफएमसीजी का बताया उन्होंने, मैं तो डिफेंस पे बहुत बड़ा एक बेट लेके चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल, हम नट बोल्ट, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, नट बोल्ट तक हम मंगाते थे, आज हम हवाई जहाज तेजस जैसा फाइटर जेट बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी पे भारत का कमिटमेंट क्या, पूरे दुनिया इस समय मौसम को लेके परेशान है। बारिश नहीं होनी होती हो जाती है, गर्मी नहीं होनी होती हो जाती है, बर्फ गिरनी होती है नहीं गिरती है, सबको लेके पूरे दुनिया में ये हलचल मची हुई है कि क्या हम बचेंगे, क्या ये मौसम इतना बदल जाएगा। तो मुझे लग रहा है जो भी कंपनियां, जो भी इंडस्ट्री इस पर काम करेगी, उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। सोलर, और प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस दिन उन्होंने सूर्य उदय जो स्कीम की घोषणा करी कि हम 1 करोड़ छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे। अब आप लगा लीजिए, जो कंपनी सोलर पैनल्स में हैं, और कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज की खाली मैं बात नहीं करता, मैं एमएसएमई सेक्टर की भी बात करता हूँ। छोटी कंपनीज जो हैं, जो छोटे छोटे सोलर पैनल्स को सप्लाई करती हैं, विंड एनर्जी से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जो कनेक्टेड हैं, जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री ग्रीन होने में हमें मदद कर रही है, जीरो कार्बन होने में मदद कर रही है, उसका फ्यूचर मुझे अनडाउटेडली बहुत ही ब्राइट लगता है। और एक चीज और सोनिया, जो मेरे ख्याल आपको बहुत रिलेट करेगी, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने या बजट में जो महिलाओं पर फोकस किया है, आधी आबादी हमारी महिला है, और 23% महिलाएं मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैं जब ये बात बोलता हूं तो मैं साथ में इस बात को जोड़ देता हूं कि जो 77% नहीं जुड़ी हुई हैं, या तो उसमें कुछ बच्चियां हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं, पर उसमें से ज्यादातर जो गृहिणियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि वो ज्यादा जुड़ी हुई हैं। वो अगर ना काम करें तो शायद उनके जो शौहर हैं वो जाके दिन भर कमाई नहीं कर सकते हैं, पर डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो 23% है। आप सोचिए कि जब ये बाकी की पूरी की पूरी जब जुड़ जाएंगी तो हमारा देश कहां तरक्की कर सकता है। तो ये जो बजट में लखपति दीदी की बात की गई, या महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात की गई, ये सारी जब जुड़ेंगी, ये मैं थोड़ा बाजार से हट के बात कर रहा हूं, पर मुझे लगता है कि बाजार एक ऐसी चीज है, और रवि इस बात से एग्री करेंगे, कि कोई चीज बाजार से सीधा छू जाती है, कोई चीज बाजार से ऐसे छूती है जैसे थर्मस को आप बाहर से छुए तो ऐसा लगता है कुछ अंदर गर्म रखा है या कुछ ठंडा रखा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाजार को बहुत दूर से छूती हैं, और धीरे धीरे वो छूती छूती बाजार पे असर करने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस मुल्क का हर सेक्टर ग्रो करेगा तो बाजार का ग्रो करना स्वाभाविक है, और अगर बाजार का ग्रो करना स्वाभाविक है तो जिस निवेशक ने पैसा लगाया हुआ है उसका पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। सिर्फ बस निवेशक कभी कभी गलती क्या करते हैं कि वो बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल देते हैं, उनको लगता है कि भाई 2-3 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, ये तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो जब हम लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो मुझे ये जितनी बातें हम कर रहे हैं आज, खासकर अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं, हमने सब लॉन्ग टर्म की करी हैं, कि आने वाले 5 साल 10 साल की हम बात करें। आपने तो 2070 की बात करी, तो अब कुछ लोग कहते हैं भाई तब तक हम रहें ना रहें, इतनी आप लंबी बात कर रहे हैं, पर आपने अगर आज पैसा लगाया है तो आपके बुढ़ापे तक अगर वो पैसा बढ़ के 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाता है तो आपका बुढ़ापा तो अच्छा होगा, प्लस आपके आने वाली जो पुश्तें हैं मुझे लगता है उनको भी इसका फायदा पहुंचेगा, और वो समृद्ध होंगी, वो प्रॉस्पर करेंगी। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि बजट ने इंटरिम होते हुए भी करीब करीब समाज के हर सेक्टर को टच करने की कोशिश करी है। और मुझसे पूछें सोनिया, तो मुझे मेरे बस में होता तो मैं बजट के आखिरी लाइन जो बोलता, वो बोलता कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि
क्योंकि अभी तो फुल फ्लेज बजट आना है। ये इंटरिम बजट में आपको इतना कुछ सुनने को मिला, तो आपको जुलाई में तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खजाना खुलने वाला है। उस समय ये सरकार अपनी विजन देगी कि अगले 5 साल में हम कहां जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी दिया है, पर मुझे लग रहा है बहुत ठोस तरीके से, सॉलिड तरीके से आपको पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। जी, और साथ ही आई एम श्योर शरद जी भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सब पर, R&D पर खासकर। और साथ ही यहाँ पर अगर बोरोइंग्स की बात की जाए तो सरकार ने कहा है कि हम अपनी बोरोइंग्स कम करेंगे, विच मीन्स कि ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट में और आप उधार ले सकते हैं। जी हाँ, पहले मैं सेमीकंडक्टर में आप चाहते हैं कि मैं जोड़ूं, मैं ज़रूर उसको फैब यूनिट हम बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव यूनिट होता है, यानी कि उसमें बहुत पैसा लगता है फैक्ट्री लगाने में। और शायद कम लोग जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री नहीं है। उसको पानी बहुत चाहिए होता है और उसका जो वेस्ट निकलता है वो भी बहुत है, और हाईली स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है। तो मुझे लग रहा है TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास है। बिल्कुल वहाँ हमारे यहाँ 2-3 इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर अनाउंस हुई हैं जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 साल में हम इसमें आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस हमें आ जाएगी। हमें जो दुनिया की तरफ देखना पड़ता है, आपको याद होगा कोविड में हमें लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स की दिक्कत आ गई थी क्योंकि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। कार्स के लंबी वेटिंग हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है। और ये जो सरकार ने कदम उठाया, सरकारी और पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिला के वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो R&D में ये जो नारा लगा था, मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम, जय जवान जय किसान। फिर उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा, और प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान जोड़ा। पहली दफे सोनिया ऐसा हुआ है इंडिया में, क्योंकि इंडिया पे बार बार ये इल्जाम लगाए जाते थे कि आप लोग R&D पे खर्च नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जितना ये सारी स्किल देखने को मिलती है, हम स्पेस में चले गए, हमने कोविड वैक्सीन खुद बना ली, हमने IT सेक्टर में इतनी प्रोग्रेस करी, ये अभी बिना R&D में एलोकेशन इतना हुए हम इतने ऊपर मुकाम पर पहुंच गए। आप सोचिए कि जब ये 1 लाख करोड़ जो 50 साल का लोन दिया जा रहा है और आसान किस्तों पर दिया जा रहा है और उसको ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आप सोचिए कि जब ये पैसा हमारे यूथ के हाथ में आएगा और वो इसको रिसर्च में लगाएंगे तो क्या उसका अंजाम होगा, आप समझ सकते हैं कि कहां हम पहुंच जाएंगे। अभी तो हमारा R&D एलोकेशन बहुत ही थोड़ा है, तब ये हाल है। और जब ये पैसा आसानी से लोगों के हाथ में आएगा, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होने वाला है। और जो बात रवि ने कही सोनिया, उस पर मैं जरूर उसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जब स्मार्टफोन यहाँ आए थे तो कुछ लोगों के, इन्होंने अभी कंप्यूटर का 2000 का एग्जाम्पल दिया, हम सोचते थे कंप्यूटर कुछ लोगों के घरों में रह के ले जाएगा, तो इतनी महंगी चीज है, इसको कौन इस्तेमाल करेगा। आज आपकी जेब में वो पहुंच चुका है। ऐसे स्मार्टफोन जब आए थे तो कुछ लोगों के हाथ में होते थे, बोले भाई ये तो अमीरों का चोचला है, भाई हमारा तो वो बटन वाला फोन ही ठीक है। आज वो स्मार्टफोन हर हाथ में पहुंच गया है, छोटे छोटे रेडी वाले, ठेले वाले उसको लेके। यही हाल सोनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है। और इलेक्ट्रिक, अभी आज आपको कीमतें ज्यादा दिख रही हैं, धीरे धीरे कीमतें नीचे आ रही हैं। गाड़ी की जो चार्जिंग का टाइम है वो घट रहा है, गाड़ी की रनिंग ज्यादा बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द, और होता क्या है कि टेक्नोलॉजी में एक बहुत खास बात है, खास बात यह है कि बहुत तेज रफ्तार से उसमें बदलाव आता है। हमको लगता है कि अभी तो दिल्ली दूर है, पर ऐसा है नहीं। आप देखेंगे अगले 2-3 साल में एकदम से इतना चेंज आएगा, वो ट्रिगर पॉइंट हम उसको कहते हैं, जिससे एकदम सारा कुछ बदल जाएगा। तो जो भी लोग इन्वेस्ट करने का आज सोच रहे हैं, मैं अपनी बात को आपसे माफी मांगते हुए दोहराना चाहूंगा, वो अगर इन सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं तो अगर उन्होंने, मैं ये भी कह दूं साथ में, और रवि इस बात को सहमत होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, कि अगर उन्होंने 10 साल का फ्रेम रखा है कि 10 साल में मेरा 1 लाख रुपया मान लीजिए 10 लाख हो जाएगा, मुझे लगता है वो पीरियड 10 साल नहीं होगा, वो पीरियड शायद 3-4 साल में ही काम आपका हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये स्टॉक मार्केट का कमाल तो है ही है, पर टेक्नोलॉजी का कमाल है कि वो इतनी जल्दी करवट बदलती है कि आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो रिसर्च IT सेक्टर में भारत का ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है सोनिया दुनिया में। और अब तो भारत स्पेस में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टूरिज्म देश में कितना बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है जहां भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल आता है वहां पर इस वक्त बहुत बड़ा एक इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमारी फोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो मैं सब चीजों को घुमा के इन्वेस्टर के पास पहुंचा देता हूं। तो आपके पास अगर R&D का इन्वेस्ट करने का कोई भी मौका मिल रहा है किसी भी सेक्टर में जहां रिसर्च है,
वहां पर आंख पर पट्टी बांधकर आप पैसा लगा सकते हैं, पर शर्त यह है कि जो इन्वेस्टमेंट का पैसा उसको मिला है उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो, ये ना हो कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए या वो पैसा बर्बाद हो जाए, फिर वो स्टॉक ना तो स्टॉक बढ़ेगा ना सेक्टर बढ़ेगा। तो अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है R&D एक बहुत बड़ा एरिया बन के निकल रहा है। जी शरद जी, अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनेंगे, इसका भी ऐलान हुआ। तो अब कौन से ऐसे एंसिलरी सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट के हों या फिर एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह से देखा जाए तो बढ़ेगी इन सबको देख के? बहुत आसान है सोनिया इसका एनालिसिस करना। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, अपने घर में खड़े हो जाइए बाहर और इमेजिन करिए कि इस घर को बढ़ाने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई और किन किन लोगों ने यहाँ रोल प्ले किया। तो आप, जहां तक नौकरी की बात थी वो तो दूसरे वाले हिस्से से जवाब मिल गया। अब बात आई पहले वाले की, तो क्या आपके दिमाग में क्या आएगा? आपने एक तो बोला सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, टाइल्स हो गई, पेंट हो गया, जितना भी सामान घर बनाने में लगा, लकड़ी का सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, मुझे लग रहा है फिटिंग्स हो गई, जो भी सामान घर बनाने में लगा, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि कौन सी अच्छी कंपनी, अच्छी को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं, कौन सी अच्छी कंपनी इस चीज को बनाने में मशरूफ है। बस आपने उसको उठा लेना है और उसके स्टॉक की, देखिए जब भी कोई स्टॉक उठाएं तो हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसकी पीई क्या है, उसके प्रमोटर्स कौन है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, उसकी ऑर्डर बुक कैसी है, वगैरह वगैरह, जो चीजें हम कई बार पैसा बोलता है में इसका जिक्र कर चुके हैं। ये सब चीजें जरूर देख लें, पर वो आइटम अगर आपको दिख रही है घर बनाने वाली, तो मुझे लग रहा है उस पर आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि 2 करोड़ घर बोलने में बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर जब बनाने पे आते हैं तो कितना उसमें सीमेंट लगेगा, कितना स्टील लगेगा। और यहाँ तो सोनिया, मैं उस दिन किसी सेमिनार में बोल रहा था कि MSME सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब तो जो PSUs हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपना 75% सामान जो है MSME से खरीदिए। और PSUs की बात आई तो जो रवि ने कहा, मैं उसमें और कुछ चीजें जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब PSU का नाम लिया तो देखिए PSU का मालिक कौन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU का फुल फॉर्म, उसकी मालकियत ज्यादातर सरकार के पास है। तो अगर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है PSU के बारे में अच्छी, तो ऐसा है कि प्रोमोटर खुद बोल रहे हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी है। और हम तो PSUs में नवरत्न की बात करते थे, तो जब नवरत्न की बात कर, PSUs में बस यही था कि वो ऐसा एक हीरा था जिसको लोगों ने पहचाना नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हीरे की आपको पहचान बता दी कि देखिए हीरा रखा है, आप पहचानना चाहें पहचान लीजिए, नहीं पहचान, इसकी वैल्यू, उसको हम स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं कि उसकी वैल्यू को अनलॉक करना है। और जैसे जैसे सरकार इसमें से विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे जैसे सरकार निकल रही है और इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हालांकि वो उसकी रफ्तार कभी तेज कभी स्लो होती रहती है, पर जब तक वो सरकार के हाथ में है तो मुझे लग रहा है सरकार ही इस पोजीशन में है कमेंट करने के कि ये PSU अच्छा है निवेश करने के लिए या अच्छा नहीं है। तो एक इंग्लिश में बोलते हैं हम, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी क्षेत्र की बात करी तो आई थिंक इट इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, कि ये तो आपको सीधा वहीं से पता लग गया, जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, जो पूरा सिस्टम चला रहा है। तो मुझे लग रहा है कि PSU में बिल्कुल रवि की बात से मैं सहमत हूं, अभी भी बहुत कुछ इसमें से जूस निकलना बाकी है। और पर इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखे, मैंने कुछ लोगों ने बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रखा और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं दी, उन्होंने कहा इसमें तो कुछ खास मूवमेंट है नहीं। पर लॉन्ग टर्म जिन्होंने रखा है उन्होंने पिछले दो साल के अंदर PSUs में बहुत बड़ा करिश्मा एक होते हुए देखा है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा इसमें कमाया है। मैं भी जानती हूँ किसी को जिन्होंने HAL लिया था 200 में और आज देखिए वो 3100 के करीब। चलिए, आपने एग्जाम्पल दिया तो फिर मैंने सोचा मैं एग्जाम्पल देखने से अपने आप को रोक रहा था। मेरे से कोई चलते फिरते किसी ने पूछा 2 साल पहले के साथ कोई PSU का स्टॉक सस्ता वाला बता दीजिए रवि, तो मैंने उनको ऐसे ही चलते चलते मैंने कहा ऐसा करिए, एक वो रेलवे की एक कंपनी है, वो रेलवे के एसेट्स होते हैं इधर उधर स्टेशन पे पड़े, उसकी मालकियत है, रेल विकास निगम लिमिटेड उसका नाम है। उस समय 27-28 रुपए का स्टॉक होता था, 2 साल पहले की बात है। वो कहते हैं तो 27-28 रुपए का इसकी क्या वैल्यू होगी, आज वो मेरे ख्याल 300 रुपए के आसपास है, और 10 गुना से भी ज्यादा 2 साल के अंदर। अच्छा, उन्होंने भी बात मेरी मान के, ये शायद देखिए मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे दर्शकों को ये मोटिवेट करेगा। उन्होंने क्या किया कि सीधा 60,000 शेयर उठा के लगा दी, उनके पास जो बचत थी उस टाइम सारी की सारी। तो बल्कि बाद में मुझे मैंने कहा आपने ये क्या किया, आपने इतने पे, कहते हैं मैं जो लेता हूं कम नहीं लेता हूं, मैं ज्यादा लेता हूं पर मैं लंबा लेता हूं।
आप मानेंगे उनका कुछ लाख का इन्वेस्टमेंट आज 1.5-2 करोड़ रुपए का हो गया है 2 साल के अंदर अंदर। तो मैंने तो उनसे बल्कि एक पार्टी भी मांग ली, मैंने कहा यार कोई लड्डू बड्डू तो मिलना चाहिए, इतनी बड़ी रिकमेंडेशन आपको दे दी। तो ये जादू होता है पीएसयूज का, कि अगर उसमें वैल्यू बाकी है, जूस बाकी है, तो कैसे वो जूस आप निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल्स आपको इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। शरद जी, मनरेगा हो या पीएमके हो, इसके भी एलोकेशन बढ़ाए गए हैं, इसका सेविंग्स पर और कंजम्पशन पर जो ये साइकिल है उस पर कितना असर पड़ेगा और किन किन कंपनियों को फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए जेब में जब आवाम के पैसा जाता है तो वो पैसा, उस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप पैसे, कोई घर की जरूरत की चीज होगी वो ले लेंगे। आपने पीएम किसान की बात करी, पीएम किसान, अब जब किसानों के पास पैसा आना शुरू हुआ, 2,000 रुपए हर 4 महीने में, 6,000 रुपए साल का आया, तो अब उनको या तो वो बीज लेगा या वो अपने कुछ खेती बाड़ी का सामान उसको चाहिए वो लेगा। और अगर उसके पास ये सब है भी तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको बैंक में रखेगा, उसको जाके कुछ खरीद लेगा। भाई मुझे घर में एक टीवी चाहिए, एक जूसर चाहिए, हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं है, वगैरह वगैरह। आजकल तो गांव शहर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया इस मामले में। तो ये सीधा सीधा जेब में पैसा आने का मतलब है कि आप कंजम्पशन को बूस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है 55 से 60% कंजम्पशन ड्रिवन है। तो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में आवाम की जेब में जैसा ही पैसे आएगा वो सीधा दुकान की तरफ भागेगा। उसकी जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरतें तो हजार होती हैं, आपको कुछ ना कुछ चाहिए हर वक्त। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पैसा लोगों की जेब में, चाहे वो मनरेगा के रूट से आए, चाहे वो पीएम किसान रूट से आए, जैसे ही जेब में पैसा आएगा, तो इसमें भी अगर हम वापस घूम के स्टॉक मार्केट पे आए तो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो ऐसा इन्होंने पिलर बताया, उसको मैं भी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि एफएमसीजी में इतना, आज आप किसी दुकान में घुस जाएं तो आपको रंग बिरंगे इतने पैकेट दिखाई देंगे कि आपको कुछ नहीं भी लेना होगा तो कुछ ना कुछ आप वहां से लेके निकलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी बहुत स्ट्रांग सेक्टर है और सीधा सीधा ये ताल्लुक रखता है लोगों की आमदनी से, लोगों की इनकम से। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उससे लोग खर्च करेंगे, सेविंग्स भी बढ़ेंगी और इनकम भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो ये दोनों की तरफ इशारा करता है। और अगर कंजम्पशन बढ़ती है सोनिया, अब ये गाड़ी यहीं आके रुकती नहीं है। कंजम्पशन बढ़ती है तो जिस कंपनी से वो सामान आ रहा है उसकी सेल बढ़ती है, उस कंपनी की सेल बढ़ती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, वो डिविडेंड और देती है, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, प्लस जिस कंपनी में सामान बन रहा है वहां और लोगों को नौकरी मिलती है, उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एक्सपैंड होती है। देखिए अर्थव्यवस्था के 5 इंजन्स होते हैं। मैं आज इस पे डीडी उर्दू के दर्शकों के लिए बता दूं, नोट करके रखिएगा आप कागज पेन लेके, कौन से 5 उसके वो होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि सरकार जब खर्च करती है, बल्कि 4 होते हैं, चलिए 5वां मैं अभी नहीं नाम लेता। गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दूसरा होता है प्राइवेट स्पेंडिंग। प्राइवेट स्पेंडिंग होती है जो आम इंडस्ट्रियलिस्ट नई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाता है। तीसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन, जिसकी हमने अभी जिक्र करी। और चौथा होता है एक्सपोर्ट। मैंने अभी 4 लिए, 5वां कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। तो ये चारों के चारों इंजन जब फायर करेंगे, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन दोनों इंजन्स हैं, ये इंजन जब फायर करेंगे तो ना केवल इकोनॉमी को फायदा होता है बल्कि मार्केट्स को और लोगों को भी सीधा सीधा इसका फायदा मिलता है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। शरद जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी कि इंटरिम बजट का बाजार पर किस तरह का असर? देखिए जब बजट जिस दिन आया था उस दिन बाजार थोड़ा सा उसको समझ नहीं पाया था, और मुझे लगता है बाजार को थोड़ा सा वक्त लगता है। बाजार में बहुत तरीके के ऑपरेटर्स हैं, उनको वक्त लगा और अगले दिन आपने देखा बाजार। तो मुझे लग रहा है बजट इशारा कर रहा है कि ये इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है, ये इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ने वाली है और ये इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। तो मुझे लग रहा है जब बजट ऐसा इशारा करता है तो इसमें बाजार लोकल रीजंस की वजह से कम नहीं गिरेगा। मुझे लगता है बाजार अगर गिरेगा तो इस समय जियोपॉलिटिकल रीजंस थोड़े से बहुत फेवरेबल नहीं है। दुनिया भर में थोड़ी सी हमें गफलत नजर आ रही है। आप जाएं वेस्ट एशिया में देखिए, रशिया यूक्रेन का देखिए, आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन बिल्ड हो रही है। तो ये जो जगह जगह थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हमें होते दिख रहे हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो कहीं शायद बाजार इस पर रिएक्ट करे। पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं और पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे इंटरनल जो रीजंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है। कम से कम उसकी वजह से बाजार नहीं गिरेगा। एक करेक्शन छोटी मोटी बाजार में आती रहेगी, वो बाजार नाम ही उतार चढ़ाव का है। अगर एक ही डायरेक्शन में जाए तो मैं उसको बाजार ही नहीं कहता हूं। तो उतार चढ़ाव होंगे, पर प्रिंसिपली और फंडामेंटली हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री इस समय बहुत अच्छे मुकाम पर खड़ी है और यहां से आगे बहुत अच्छा है। पर निवेशकों के लिए एक राय यह है जाते जाते कि आप अलर्ट रहिए, आप सतर्क रहिए, आप होशियार रहिए।
क्योंकि मार्केट में भाव से इन्वेस्ट ना करिए, अंदर कोई आवेश में आके या इमोशन से इन्वेस्ट मत करिए, सोच समझ कर करिए, किसी की गाइडेंस में करिए, और जब जब मार्केट नीचे जाए उसको करिए, और एसआईपी के जरिए करिए। एसआईपी खाली म्यूचुअल फंड से मेरा मतलब नहीं था, एसआईपी मतलब आप मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलर तौर पर लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। तो इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।